परसों गौतम साहब से इस बात को कह रहा था कि जब मैं इलाहाबाद में बैठक लेता हूँ, जब भी मैं आया, और ये उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में मैं गया, इलाहाबाद की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो सीनियर लोग हैं, अगर वो स्वस्थ हैं तो वो बैठक में जरूर आते हैं। इस बात के लिए मैं आपका एक बार नहीं 1000 बार दिल से स्वागत करता हूँ। कोई ये कहने की बात नहीं है, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और ये जो परंपरा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, और हम लोग काम करने के हिसाब से जैसे काम करते जाते हैं, काम को आगे बढ़ाते जाते हैं, इस बात को कहते हुए हम लोगों को गर्व जरूर महसूस होता है। और इस बात को तो पूरी दुनिया मानती है। कहना इस बात को शुरू जब से किया गया है, कहना इसलिए शुरू किया गया है कि भारत देश के दबे पिसे मजलूम समाज के लोग, जिनके लिए परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, और जो भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के भगवान के रूप में थे, लेकिन जब से इस बात को कहना शुरू किया गया है, मेरा मानना है कि इस बात को पूरी दुनिया के लोग तो जानते थे कि भारत की अगर जो तस्वीर बदली है, भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले लोगों की जो जिंदगी बदली है, वो एक महापुरुष की बदौलत बदली है। और ताज्जुब इस बात का है कि उस देश के लोग अपने मसीहा, अपने भगवान को जानते नहीं है। इस बात को पूरी दुनिया इस बात से चिंतित थी। मानव कांसीराम साहब को हम लोग इस बात के लिए और इस बात का नारा देते हैं कि बाबा साहब का दूसरा नाम मानव कांसीराम, इस बात का जब हम लोग नारा देते हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जितना किया, उसके बाद बाबा साहब तो हम लोग कहते हैं अगर इस धरती पर पैदा ना हुए होते तो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी क्या होती। मेरा तो ये मानना है कि अगर मानव कांसीराम साहब पैदा न हुए होते तो हम लोग बाबा साहब को भी खो चुके होते और मानव कांसीराम साहब को भी खो चुके होते। इसलिए बाबा साहब के बाद मानव कांसीराम साहब में दोनों रूप हैं। कितने गांव हैं, कितने शहर हैं जहां मानव कांसीराम साहब के आंदोलन के बाद जो लोग आज यहां बैठे हुए और पूरे भारत देश में एक एक बच्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अगर जानता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन के बारे में वो जानकारी हासिल करता है, अगर इस बात का किसी को, अगर किसी एक मसीहा को श्रेय है तो वो मानव कांसीराम साहब को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। और मैं इस बात को हमेशा, जिस तरह से आज हम लोग इस बात को कह रहे हैं, और मैं एक एक साथी को इस बात से जरूर वाकिफ कराना चाहूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस धरती पर संघर्ष कर रहे थे, उस समय जो विरोधी ताकतें थी वो किस काम में लगी हुई थी? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने संघर्ष नहीं कर रही थी, वो इस बात के लिए संघर्ष कर रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने हम कौन सा दूसरा ऐसा व्यक्ति खड़ा करें जिससे लोग अपने असली भगवान को भूल जाएं, अपने असली महापुरुष को भूल जाएं और नकली महापुरुष, नकली भगवान के पीछे चल पड़े। लेकिन धन्य महाराष्ट्र के दो लोग जिन्होंने पूरी ताकत लगाने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को खत्म नहीं कर पाए। मानव कांसीराम साहब इस बात को हमेशा कहा करते थे कि महाराष्ट्र के लोगों ने जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया है वो खुला बोलते थे। हमारे सीनियर साथी यहां बैठे,
कभी मानवर साहब लाभ लपेट करके बात नहीं करते थे। आप खाना खिला दो तब भी वही बात, आप ना खिलाओ तब भी वही बात, आप सहयोग करेंगे तब भी वही बात, आप सहयोग नहीं करेंगे तब भी वही बात। अगर कोई ये कहे कि हम आपको सिक्कों से तोलने की बात तो छोड़ दो, अगर कोई ये चाहे हम आपको सोने से तोलेंगे और मानवर कांसीराम साहब से अगर कोई झूठी बात करवा ले, ऐसा दुनिया में कोई उस समय पैदा नहीं हुआ था और न आज कोई पैदा हुआ। मानवर कांसीराम साहब ने हमेशा इस बात को कहा कि महाराष्ट्र के लोग तो बाबा साहब को महाराष्ट्र से बाहर ही नहीं निकलने देना चाह रहे, और आज इस बात का ये बात सही साबित होती है कि वो महाराष्ट्र जहां परम पूज्य बोल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। भीमा कोरेगांव, आप लोग इस बात को जानते हैं। हमारे ख्याल से आज का अभी 8-9 घंटे बताए, अब कम हो गए होंगे। गौतम साहब घड़ी देख के आपको बताते रहेंगे कितना कम हो गया है। और जैसे 12 बजे की सुई, 12 के सामने तीनों सुई जब पहुंच के एक आगे निकलेगी, तो वैसे हम लोगों के लिए सबसे पहला जो दिन आएगा, क्या हम लोग उस दिन को भूल सकते हैं? सभी लोग इस बात को कहते हैं कि परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब तक जिंदा रहे तब तक 1 जनवरी को दुनिया में कहीं भी हो, वो भीमा कोरेगांव की धरती को नमन करने के लिए हमेशा जाते थे, उस धरती को प्रणाम करते, क्योंकि वो हमारे शहीदों की धरती है, जो मानवता को बचाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। मानवर कांसीराम साहब ने इस बात को पूरे देश में, पूरे दुनिया में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जहां पूरा जीवन लगा दिया। आज भी मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक बार देख रहा था, अभी रिजल्ट आया कश्मीर में जिला पंचायत के हमारे मेंबर बन गए। इधर केरल कर्नाटक में जाने कहां चुनाव हो रहा था, वहां भी हमारे मेंबर बन गए। पूरे देश में, तमिलनाडु, जहां जहां भी, आसाम, जहां जहां भी परम पूज्य बाबा साहब का मिशन पहुंचा, वहां के लोग, गांव की पंचायत हो चाहे वो बड़ी पंचायत हो, वहां के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में आप उठा के देख लो, अभी भी गांव में बाबा साहब की सबसे बड़ी सी प्रतिमा लगी होगी, तथागत बुद्ध की बहुत बड़ी सी प्रतिमा लगी होगी। और मैं तो कभी कभी इस बात को कहता हूं, मुझे तो अचंभा होता है कि लोग नीला झंडा लाते हैं और नीले झंडे पर चक्र छपा होता है। अभी हम भी एक कार्यक्रम में गए थे, हमें भी टोपी लगाते, सोचा होगा इनको भी वही चक्र वाली टोपी लगा दो, तब देखें ये क्या बोलते हैं। तो हमने कहा चलो, ये तो पता चल गया कि यहां भी उसी में उलझे हुए लोग हैं। रात को गांव में कार्यक्रम था, लेकिन बाबा साहब की ऊंची प्रतिमा, तथागत बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा, और घर पर नीला झंडा, पंचशील का झंडा, और गांव का प्रधान कौन? जो विरोधी पार्टी का, जो सामंतवादी, जातवादी, रूढ़वादी, छुआछूत वाली जो सोच का, गंदी सोच का जो व्यक्ति है, वो गांव का प्रधान है। इसका मतलब आप जानते हैं, अगर पूरे देश में सबसे कम मिशनरी और सबसे कम राजनीतिक रूप से जागरूक लोग रहते हैं तो कहां रहते हैं? महाराष्ट्र। हमें उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र नहीं बनने देना है, ये भी जिम्मेदारी एक एक कार्यकर्ता की। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, हमारे कई साथी यहां बैठे हैं, पूछने लगते हैं कभी कभार, मैं सोचता हूं कि ये तो इंटरव्यू है, फंस गए, और अगर क्या बोल रहे हैं, सही बोलने में बड़ा खतरा रहता है। महाराष्ट्र से भी हमारे पास फोन आते हैं, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये माननीय बहन जी की कृपा है, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की आशीर्वाद है, कृपा है, और परम पूज्य बोध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, कि वहां के लोग हम लोगों से पूछते हैं, और मैं इस बात को कहते हुए गर्व महसूस करता हूं
कि उत्तर प्रदेश के जो दबे पिसे मजलूम समाज के जो लोग हैं, मुझसे कोई एक बार पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो धरती है, क्या अकेली उत्तर प्रदेश की धरती से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हो जाएगा? मेरा ये पूरा विश्वास है और मैं तो ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश की धरती तो छोड़ दो, इलाहाबाद की जितनी बैठकों में मैं आया, फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं और मैंने पिछली बैठक में भी इस बात को कहा था, 2-4 साथियों को मैं सुनता भी हूं, अगर ये सबके सब साथी आज ये तय कर लें कि हमें इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद जनपद की धरती से, इलाहाबाद की धरती से जो इलाहाबाद जनपद की 12 जो विधानसभा सीटें हैं, अगर हमारे कार्यकर्ता ये तय कर लें, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर कल से ये 12 बजे कोई नहीं सोएगा, हमें पता है, क्योंकि अब अकेले लड़के ही नहीं मनाते हैं नया साल। मैं देखता हूं कई हमारे साथी 12 बज के 5 मिनट पर ही कभी कभी व्हाट्सअप कर देते हैं जय भीम। इसका मतलब ये भी जग रहे हैं। अगर आप जग रहे, वास्तव में जग रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इलाहाबाद जनपद की 12 सीटें जीतनी चाहिए। बात आती है पदों की कि भाई आप मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है। माननीय बहनी ने आपको मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी हो गई? जो सबसे बड़े पद पर बैठा है। ये जो सोच है, और पहले क्या सोच होती थी, आज के 40 साल पहले बताओ, ये तो चुप बैठ के हो जाती है तो भाषण शुरू हो जाता है, हम आए आपसे अपनी बात कह रहे हैं। अगर इस तरह की बैठकें हों, आगे हम लोग ऐसा चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ऐसी बैठकें हों, जैसे अभी एक साथी आप बोल रहे, उन्होंने बात को क्लियर किया, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बात क्लियर कर दी, सब लोग समझ गए। और इस बात को भी समझना चाहिए, जाने क्यों ऐसा लोग पेश करने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो आंदोलन है, दबे पिसे मजलूम समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती जहां होती है, अगर वहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिपाही जो मिशनरी साथी है, अगर वो उस लड़ाई को लड़ रहा है, तो क्या उस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई नहीं मानना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी की भी वही लड़ाई है, और वो बहुजन समाज पार्टी का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सिपाही है, जो असली सिपाही है, जिसकी चाहत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा हो, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि देश और प्रदेश की बड़ी से बड़ी गद्दी पर हमारा कब्जा हो, तो जो साथी इस काम को कर रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का सिपाही है और बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहा है। उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसका दिल तो देखो। कभी कभी मैं देखता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसकी वो जिम्मेदारी है, वो उतनी शिद्दत से उस काम को नहीं कर रहा है, उतनी उसको चिंता नहीं, उसके अंदर इतनी तड़प नहीं है। और तड़प किसको है? आजकल मैं देखता हूं, आप भी इस बात को देखते हो, हर व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी से प्रश्न करना चाहता है। व्हाट्सएप फेसबुक तो भरा पड़ा है, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी गांव में नहीं जा रही है, बहुजन समाज पार्टी ये काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी ये काम नहीं कर रही है। इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब यह है कि एक एक साथी, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो नाला नाली साफ करने वाला हो, चाहे वो हमारा बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा कर्मचारी हो, उसके दिल की चाहत है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतनी मेहनत करें कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और देश की प्रधानमंत्री बने। ये उसकी आपसे ये सवाल है उसका। और जब वो सवाल करता है, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो सिर्फ सवाल करते
लेकिन सवाल करते वो भी आपके शुभचिंतक है, कम से कम आधा काम तो कर रहे हैं भाई। अगर आपको किसी ने जगा दिया और जगाने के बाद चाय नहीं पिलाई और उसने आपको नाश्ता नहीं कराया, उसने आपको खाना नहीं खिलाया, तो आपने कहा ये तो बहुत खराब आदमी है, इसने हमको जगा दिया सुबह 4 बजे और जगाने के बाद गायब हो गया। अब हम बैठे जग गए, अब हम जगने के बाद हमें चाय चाहिए थी, सुबह चाय नहीं मिली, ये बहुत बदमाश था। और ये नाश्ता नहीं मिला, अब तो 8 बज गए, अब तो बहुत भूख लग रही है, ये आदमी बहुत बदमाश है जिसने हमें जगा दिया। अगर ये जगाता नहीं तो हम कम से कम सो रहे होते। अगर हम सो रहे होते तो न चाय की जरूरत थी, ना हमें नाश्ते की जरूरत थी, ना हमें खाने की जरूरत थी। ये आदमी बहुत बदमाश है। असल में यही हमारी भूल है। अगर हमारा कोई सबसे सच्चा हितैषी है तो जिसने हमें रात के 4 बजे जगा दिया है, इसका मतलब है वो हमारा सच्चा हितैषी है। अगर हम जग जाएंगे तो चाय का भी इंतजाम कर लेंगे, हम नाश्ते का भी इंतजाम कर लेंगे, हम खाने का भी इंतजाम कर लेंगे और हम देश को बदलने का भी इंतजाम कर लेंगे। इसका मतलब हमारा माननीय कांशीराम साहब ने जब चर्चा एज किताब लिखी थी और उसमें लोग सोचते हैं कभी कभी कि चर्चा एज किताब लिखी है, चर्चा एज, इसका मतलब माननीय कांशीराम साहब ने चर्चा युग किताब में क्या लिखा, उसमें पूरी किताब तो आप लोग पढ़ी होगी और आप उसको पढ़ के समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे जो उसमें सबसे अच्छी बात लगी कि हमें बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है उसमें और चर्चे में फर्क समझना चाहिए। हमें कभी भी अपने कार्यकर्ता को चमचा नहीं मानना है, क्योंकि वो मजबूरी में वो रात दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए एक करता है, वो रात दिन बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए अपना जीवन लगा रहा है और हम अपने थोड़े से ना समझी में उसके उस त्याग को, उसके उस बलिदान को, उसके उस संघर्ष को नजरअंदाज करके उसको हम चर्चा समझ लेते हैं किसी का। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जिसने 30 साल बहुजन समाज पार्टी में अपना जीवन लगाया है, मेरा ये मानना है कि वो जीवन में जिसने बड़ी बड़ी सामंती ताकतों को छोड़कर, जिसने बड़े बड़े लालच को छोड़कर अपना अगर जीवन लगाया है बहुजन मूवमेंट में, तो वो किसी का चर्चा नहीं हो सकता। इस बात को मैं आपको बीच में कहूं, हमें उसको सम्मान देने की जरूरत है, हमें उसको स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। आज हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है, हमारे अमरेंद्र बहादुर भारती जी ने, डॉक्टर अशोक कुमार जी ने जो बात रखी है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया क्या देख रही है। आज पूरा देश एक तरफ माननीय बहन कुमारी मायावती जी, पूरा देश किस इंतजार में है। पूरे देश में 2 तरह के लोग हैं, एक सामंती सोच के लोग हैं, जातवादी, रूढ़वादी, फासिस्टवादी, पूंजीवादी, भाई से भाई को लड़ाने वाली सोच के लोग हैं, और एक तरफ तथागत बुद्ध की जो मानवता को स्थापित करने वाली विचारधारा है, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज की जो विचारधारा है, परम पूज्य देशभक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, माननीय कांशीराम साहब ने जिस विचारधारा को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, एक तरफ वो लोग हैं। सामंतवादी सोच के लोगों की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब, जिस तरह से परम पूज्य देशभक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपना पूरा जीवन लगाने के बाद संसाधनों के अभाव में जो समय के लोग रहे होंगे, कैसे लोग रहे होंगे। मैं तो इस बात को, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज जैसे लोग मिल जाते
10 डॉक्टर 10 इंजीनियर मांग रहे थे, आज तो हजार क्या लाख होंगे, लाख डॉक्टर लाख इंजीनियर। जिस पे वो फेंको आप कंकर, वो डॉक्टर ही मिलेगा, कंकर फेंको वकील मिलेगा। अगर इतने लोग बाबा साहब को मिल गए होते तो आप कल्पना करो कि भारत देश में दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं, उन सबसे महान क्रांति सबसे पहले अगर कहीं हुई होती तो भारत देश होती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जिस तरह से नेल्सन मंडेला उस देश के राष्ट्रपति बने थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के प्रधानमंत्री बनते और पूरे भारत देश की धरती और पृथ्वी। लेकिन कुदरत एक बार में सब नहीं देती, टुकड़ों में देती है, किस्तों में। ये भी किस्त का चल रहा है, LIC जैसे इकट्ठा मांग ले तो मुश्किल है, हर महीने किस्त में चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो समाज मिला, बाबा साहब ने उसमें ऊर्जा डालकर, बाबा साहब ने उसमें ऑक्सीजन डालकर, बाबा साहब ने उसमें ब्लड चढ़ाकर जो ताकत दी, और उस ताकत के बाद फिर वो ताकत थोड़ी सी सो गई, नहीं जहां नहीं पहुंची सुन हो गया, फिर जहां ब्लड पूरा सर्कुलेशन नहीं हुआ तो वहां सो गया। मानवर कांसीराम साहब को फिर से जगाना पड़ा। और अगर मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अगर मानवर कांसीराम साहब को बाबा साहब के साथ काम करने का मौका मिल जाता, चाहे 10 साल चाहे 5 साल, और परम पूज्य संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीते जी मानवर कांसीराम साहब को अपना उत्तराधिकारी बना के दुनिया से चले भी जाते, तब भी मेरा मानना है कि मानवर कांसीराम साहब इस देश के प्रधानमंत्री होते और इस देश की तकदीर होती। वो भी कुदरत ने मौका नहीं दिया। कुदरत ने वहां भी परीक्षा ले रही है, कुदरत आपको दे भी रही है और कुदरत आपकी परीक्षा भी ले रही है। आप क्या सोचते हैं कि अब हमने इतना जमा कर दिया, पेंशन पे आ गए? हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे ख्याल से ज्यादातर यहाँ जो बैठे हैं वो कई साथी हमारे 60 से ऊपर पेंशन पे आ गए। लेकिन अब आगे की जिंदगी बहुत कठिन है। 2005 के बाद जो लोग क्या है उसमें, 2005 के पहले जो लोग रिटायर हो गए, नौकरी लग गई, उनको पेंशन मिलेगी। 2005 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको तो नहीं मिलेगी। ऐसा ही है, क्या है? यही है, बड़ा कठिन समय आ रहा है। 2005 के बाद कौन सी जिंदगी आने वाली है, उसकी तैयारी भी सोचनी है। कभी ये पहले वाली नहीं कि 60 साल के बाद अब पेंशन पे आ गए तो सरकार देगी, हम बैठ के खाएंगे। अब ये नई परीक्षा है, और परीक्षा इस बात की है कि आज जितने हमारे साथी बैठे हैं, मानवर कांसीराम साहब ने जिनको कैडर दिया है, हमें आपको मानवर कांसीराम साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। कुदरत ने हमें आपको मानवर कांसीराम साहब के साथ काम करने का मौका दिया है। हमें आपको माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम करने का मौका मिला है। मानवर कांसीराम साहब के साथ हमें आपको साइकिल रैली में उनके पीछे ये नारा लगाने का मौका मिला है। यहाँ बहुत साथी ऐसे होंगे, मैं हमेशा इस बात को, मेरा दिल ये करता है कि जो साथी यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मानवर कांसीराम साहब के साथ, मानवर कांसीराम साहब ने जब अपनी साइकिल में नीला झंडा बांधकर जब ये नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। BSP का नारा है, सारा देश हमारा है। ये नारा जब मानवर कांसीराम साहब ने लगाया था तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मानवर कांसीराम साहब के साथ उस नारे के साथ ये नारा दिया था कि मानवर कांसीराम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये नारा लगाने वाले लोग अभी यहाँ बैठे, अभी पीढ़ी बदली नहीं है। मानवर कांसीराम साहब ने जिनको तैयार किया था, परम पूज्य बाबा साहब ने जिनको तैयार किया था, उन्होंने धोखा दिया है। आज उनमें से 1-2 जिंदा हैं, आप लोग समझ गए होंगे कौन जिंदा है। उनका आप नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कभी कभी लोग उनको भी जय भीम बोल देते। बाबा साहब का दूसरा नाम उस समय बोला जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती ने
और उसके बाद पूरे देश की धरती ने उस नारे को बदलकर परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ मानवर कांसीराम साहब को काम करने का मौका कुदरत ने भले ही न दिया हो, लेकिन इस देश के एक एक अम्बेडकरवादी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले एक एक साथी ने इस बात का नारा दे दिया कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम। ये नारा जनता का दिया हुआ है, ये नारा एक एक अम्बेडकरवादी का दिया हुआ है। मानवर कांसीराम साहब को बाबा साहब का उत्तराधिकारी भारत देश के बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने बनाया है। इसका मतलब साफ है कि मानवर कांसीराम साहब के साथ काम करने वाले जो लोग हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ भी उनको काम करने का मौका मिला है। और मानवर कांसीराम साहब ने 15 दिसंबर 2001 को जो परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समय में जो कुदरत ने मौका नहीं दिया था, लेकिन कुदरत ने दोबारा हमारे आपके साथ बेईमानी नहीं की। कुदरत ने दोबारा हमें आपको मौका दिया और मानवर कांसीराम साहब ने अपने जीते जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके, इसका मतलब मानवर कांसीराम साहब के द्वारा कुदरत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समय में जो मौका नहीं मिला था, कुदरत ने दोबारा से मानवर कांसीराम साहब के द्वारा हमें आपको ये मौका दिया है कि मानवर कांसीराम साहब ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हमें आपको अपना नेता और मसीहा दे दिया है। मानवर कांसीराम साहब ने उस दिन इस बात को कहा था कि जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मानवर कांसीराम साहब ने कहा अभी तक हमने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, दोनों लोगों ने और यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर संघर्ष किया है और आगे जब तक मैं हूं तब तक आपके साथ काम करूंगा। हो सकता है हम बीच में आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम बीच में भले ही छोड़कर चले जाएं, लेकिन आपको इस मिशन मूवमेंट को रुकने नहीं देना है। और अब आज से आपकी आगे की जिम्मेदारी आपकी है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। आज से मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं और आपके बीच में आपको ये जिम्मेदारी देता हूं कि अब आज के बाद आप लोग मिलकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्य कार्यकर्ता। मैं कार्यकर्ताओं को भी इस बात को याद दिलाता हूं, कार्यकर्ताओं को भी इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जब मानवर कांसीराम साहब जिंदा थे, मानवर कांसीराम साहब ने 2 जून 1995 का दिन आपको याद करना चाहिए। 2 जून 1995 को मानवर कांसीराम साहब बीमार थे दिल्ली में। मानवर कांसीराम साहब ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भेजा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जिनके हमारे समर्थन से जो सरकार चल रही है, वो सरकार उसकी जिम्मेदारी थी दलित पिछड़े को न्याय देने की, दलित के साथ पिछड़े के साथ न्याय करने की जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी, वो सरकार आज दलित से मजलूम समाज के लोगों के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़े पैमाने पर छोड़ अत्याचार कर रही है। मानवर कांसीराम साहब ने कहा, देश के बड़े बड़े नेता मानवर कांसीराम साहब के पास गए, कहा कि इस सरकार से निजात दिलाओ, ये सरकार जो पर अत्याचार कर रही है, आपका समर्थन है इस सरकार को। मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हाँ निजात दिला सकते हैं, लेकिन आप जो जितने भी विरोधी पार्टी के लोग हैं, हमारी आपसे विचारधारा नहीं मिलती है। हमने इस सरकार को इसलिए बनाया था, ये पिछड़े समाज का नेता है, हमने ये विश्वास किया था ये पिछड़े वर्ग का नेता दलित और पिछड़े समाज को न्याय देने का, स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आज उस नेता ने समाज के साथ गद्दारी की है। मानवर कांसीराम साहब ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को वो पत्र देकर, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने वो चिट्ठी लिखकर माननीय बहन जी को दी कि जाओ इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना। फिर क्या हुआ, आप लोग इस बात के गवाह हैं। उत्तर प्रदेश के छठे छठाए गुंडे माफिया, जो लोग आज दलित प्रेम दिखाते, जिनका दलित प्रेम इतना उमड़ रहा है कि कभी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों पर बुलडोजर चलाने की बात करते थे,
और आज वो लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, अपने अपने फोटो में, फ्लैक्स में बाबा साहब की फोटो छापते हैं। इतना उनका दलित प्रेम आज उमड़ रहा है। लेकिन उस समय हमारी आपकी नेता, हमारी आपकी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कातलाना हमला करवाया, बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर था। और हमारे आपके मसीहा मानवर कांसीराम साहब, पूरे देश में जो लोग उस समय राजनीति करते थे, अगर उनमें से सबसे कोई वैज्ञानिक और राजनीति की पकड़ जमीन समझने वाला कोई नेता और मसीहा था, मानवर कांसीराम साहब थे। 213 विधायकों के समर्थन से सरकार बनने वाली विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 67 में से भी 23 एमएलए जब छोड़कर चले गए, उसके बाद 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बना? आपकी नेता मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। माननीय कांसीराम साहब ने अपने दिमाग से माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और जब सरकार चली, हमारे 45-46 एमएलए और विरोधी पार्टी के कितने 200 लोगों ने समर्थन दिया। जब समर्थन हुआ विधानसभा के अंदर, तो पता है आपको कि जितने ये 300 लिए घूम रहे, उससे ज्यादा लोग एक तरफा समर्थन कर रहे थे विधानसभा के अंदर। और उसके बाद लोग सोचते थे कि सरकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी तरह से चलाएंगे, हमारी शर्तों से चलाएंगे। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो गुंडे और माफिया, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की हत्या करने का षड्यंत्र करने वाले जो लोग थे, और दबे पिसे मजलूम समाज पर जुर्म जाति अत्याचार करने वाले लोग थे, 1 महीने के अंदर पूरे देश के इतिहास में 1,10,000 छठे छठाए गुंडों माफियाओं को जेल के सीटों में डालकर ये साबित कर दिया अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा हो जाएगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भले ही 4.5 महीने, जो 4.5 महीने सरकार चली, आप लोग याद करते होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे सामंतवादी सोच के लोग थरथरा गए, उनकी सामंतवाद की चूल्हे हिल गई। उन्होंने कहा अगर ये सरकार और चल गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज आ जाएगा। उन्होंने सरकार को गिरा दिया। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ, कुदरत ने फिर फैसला, जनता जो भगवान है, जनता जनार्दन है, जिसको मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिनको तैयार किया था, जब दोबारा से फैसला आया तो क्या फैसला आया कि बिना माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। दूसरी बार भी माननीय कांसीराम साहब ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद भी सरकार, जब माननीय बहन जी ने जब सरकार चलाई, माननीय कांसीराम साहब ने क्या कहा था कि हमें 6 महीने में 6 साल का काम करना है। एजेंडा देखो, हमारे आपके जो मसीहा है माननीय कांसीराम साहब ने क्या एजेंडा फिक्स किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी से कहा, वो जानते थे कि जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे, भले ही उन्होंने कहा है कि 6 महीने हमारी, 6 महीने तुम्हारी, फिर 6 महीने हमारी, यही पैक्ट हुआ था कि 5 साल सरकार चलेगी, लेकिन 6-6 महीने चलेगी। लेकिन मानवर कांसीराम साहब समझते थे, जब उन्होंने पहली सरकार 4.5 महीने में गिरा दी, तो ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलने लगे। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हमें 6 महीने में 6 साल का काम करना है, हमें पूरी घटी निकाल लो, पता है कि इसके बाद ये नहीं चलने देंगे। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब 6 महीने सरकार चली, तो बड़े पैमाने पर जो दबे पिसे मजलूम समाज के लोगों को जो जमीनों के पट्टे दिए गए थे, लोग आज कोई शौचालय देते हैं, उसके घर का पता लिख देते, उसमें पूरा बोर्ड बना देते। शौचालय नहीं लगता, कभी कभी तो लगता है इनका सरकार का शिलापट है, उसमें पूरी उसकी जन्म पत्री 2,500 का दे दिया शौचालय, पूरी जन्म पत्री उसकी फलाने नाम, उनके पिता पति का नाम, उनकी फलाना पूरा सब लिखा होता है। मानो उन्होंने कोई किला दे दिया हो, कोई राष्ट्रपति भवन के बगल में कोई कमरा दे दिया और इसमें लिखा हुआ है कि ये इनका सूट है, तो पता रखते हैं। लेकिन एक तरफ माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने
लाखों हेक्टेयर जमीन, जो जमीन बड़े बड़े सामंतवादियों के बीच में, किसी के 50 बीघे के बीच में आपकी 10 बिस्वा जमीन का पट्टा जो कांग्रेसी थे उन्होंने दिया होगा 20 साल पहले। पिताजी मर गए, लड़का बेचारा वो आधा तीखा खबा हुआ जो खा लिया उसका कागज वो निकाल के लाया। उसने जैसे ही दिखाया कार्यकर्ताओं को हमारे पास ही, अरे तुम्हारे पास ही है, चलो तहसील दिवस। जैसे वो तहसील दिवस पता चला कि डीएम का पहला काम क्या होता था, तहसील दिवस खत्म होने के बाद पूरा अमला, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी जितने अधिकारी होते थे भाग के उस दबे पिसे मजलूम समाज का जो 50 बीघे के बीच में जो 10 बिस्वा का पट्टा है उसमें चाहे बरसात का भरा हुआ पानी हो, उस पानी में घुसकर उसके खेत को नापकर कब्जा दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो मानिया बहन तुम्हारी माया। सामंतवादी लोग जाते नहीं थे भैया, कहीं भी ले लो, तुम्हारा जहां निकलना वहां ले लो, चाहे हमारे घर के बगल में ले लो, क्योंकि अगर हम जाएंगे और पता चल गया कि हम इसको रोकने अगर दिख भी गए वहां तो लोग कहेंगे देखो साहब इन्हीं का तो खेत है, तो वो जाते नहीं थे वहां। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दबे पिसे मजलूम समाज के लिए जो लोग सोचते नहीं थे उससे बढ़कर काम किया। 6 महीने सरकार चली, 6 महीने के बाद जैसे ही माननीय बहन जी ने सरकार को ट्रांसफर किया उनकी मानसिकता पता चल गई। बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली और उसके बाद आपको पता है दबे पिसे मजलूम समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन काम करते रहे और उसके बाद जब चुनाव हुआ, कुदरत को देखो और मानवर मसीहा कांसीराम साहब की सोच देखो, उसके बाद जब चुनाव हुआ फिर भी वही फैसला आया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिन्होंने 6 महीने के बाद पूरी सरकार चला ली बेईमानी से। लेकिन जब जनता ने फैसला किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिनको तैयार किया था, मानवर कांसीराम साहब ने जिनको तैयार किया था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिनको तैयार किया था, जब उनके हाथ में फैसला आया तो फिर वही फैसला हुआ कि सरकार बनेगी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी, दूसरा कोई नहीं बनेगा। फिर आए घर पर, मानवर कांसीराम साहब कभी किसी के दरवाजे नहीं जाते, इस बात को आप लोग जानते हैं और इस बात पर हमें आपको गर्व भी है। बड़े बड़े देश के नेता उस समय मानवर कांसीराम साहब से स्वयं मिलने आते थे, कहा कि आप सरकार बनाओ। मानवर कांसीराम साहब ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप हमें सरकार दे दो, लेकिन आप मानते ही नहीं है, बेईमानी पे बेईमानी, बेईमानी पे बेईमानी। उसके बाद भी मानवर कांसीराम साहब ने सरकार बनाई, माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और कहा पूरे 5 साल तक सरकार आपकी रहेगी। और आपको पता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने तक आपकी सरकार चलती रही और 15 महीने के बाद फिर उनके दिमाग में आया कि हम बहुजन मूवमेंट को खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि आप पूरे देश में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, ये हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम आपकी सरकार गिरा देंगे और हम उत्तर प्रदेश में जो सामंती सोच के जो लोग थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार बनवा दी। यही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी। मानवर कांसीराम साहब बीमार थे, दिल्ली में अस्पताल में भर्ती थे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली, मानवर कांसीराम साहब बीमार। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के घर पर, आपके कार्यालय पर, पूरे देश में सीबीआई ने छापे डाले, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को इधर समाजवादी पार्टी की सरकार और गुंडे और माफिया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और जुर्म और अत्याचार कर रहे थे, और उधर भारतीय जनता पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर ताजकारी रोड का फर्जी मुकदमा करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सीबीआई के केस में फंसाने का काम कर रही थी। लेकिन धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करती रही और इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों माफियाओं से, सरकार से बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करता रहा। मानवर कांसीराम साहब बीमार होने के बाद
हमारे आपके बीच से चले गए। 9 अक्टूबर 2006 को मानवर कांसीराम साहब हमारे आपके बीच से चले गए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली के अंदर, आपको बहुत से कार्यकर्ता यहाँ होंगे जो उस दिन हम आप अपने को अनाथ महसूस कर रहे थे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहे थे, बार बार ये सोच रहे थे कि आज मानवर कांसीराम साहब जिन्होंने हमें आपको तैयार किया है, वो आज हमारे आपके बीच से दुनिया छोड़कर चले गए हैं। एक तरफ माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन पर उस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कई हुए लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उधर कोर्ट में भी मुकदमा कर दिया कि मानवर कांसीराम साहब का उनका पोस्टमार्टम किया जाए। कैसे हो गया? वो नए नए आरोप लगा रहे थे, लेकिन धन्य सेवनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी इन सब संघर्षों से जूझकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब अपने कार्यकर्ताओं की तरफ देखती थी तो कार्यकर्ता नारा लगाता था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जब पूरा आपको पता है, पूरे देश के कार्यकर्ता जब जोर से नारा लगाते थे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम साहब की चिता को, उनके पार्थिव शरीर को अपने स्वयं वहां बौद्ध रीति रिवाज से मानवर कांसीराम साहब की अंत्येष्टि को जब उनकी चिता को जब बुखारनी थी, तो आपको पता है कि पूरा देश में नारा लग गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा मानवर कांसीराम साहब आपका नाम रहेगा। ये जब गगनभेदी नारे वहां लगाए गए तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े पैमाने पर पूरे देश के कार्यकर्ताओं के सामने कहा, मानवर कांसीराम साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम लोग ये तय करते हैं, एक एक कार्यकर्ता ये तय करता है कि आज से मानवर कांसीराम साहब ने जो सपना देखा था, जो परम पूज्य बाबा साहब का जो मिशन है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग आज से दिन में रात दिन काम करके चैन की सांस नहीं लेंगे। आपको लखनऊ में जब मानवर कांसीराम साहब का 80 कलश आया, हमारे ख्याल से दसियों किलोमीटर हवाई अड्डे से लेकर और मानवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल तक, मानवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल तक पूरा का पूरा सड़कों पर हुजूम भरा था। एक एक कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से आए थे, उन कार्यकर्ताओं ने उसी दिन तय कर लिया था कि आज मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच में भले ही नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव आएगा हम मानवर कांसीराम साहब को जरूर तोहफा देंगे, उनको श्रद्धांजलि में जरूर मानवर कांसीराम साहब जो चाहते थे उनकी चाहत को पूरा करेंगे। और जब चुनाव आया 2007 में, इस बात पर एक एक कार्यकर्ता को गर्व होना चाहिए कि मानवर कांसीराम साहब ने जब 15 दिसंबर 2001 को जो हमें आपको जिम्मेदारी दी थी कि आज हम आपको आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में आपके बीच में देते हैं, तो उस दिन जो कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया था कि मानवर कांसीराम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, उस बात को माननीय बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, उसको पूरा करने के लिए जब चुनाव आया तो 3 बार तो अल्पमत की सरकार बनी, लेकिन जब मानवर कांसीराम साहब हमारे आपके बीच में नहीं थे, तब भी श्रद्धांजलि के रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर मानवर कांसीराम साहब समर्पित किए। और उस दिन जब नारा लगाया, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री की शपथ ले रही थी, तो कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि यूपी हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है। तो सामंतवादी लोगों के सीने पर सांप लुट गया। इन्होंने कहा कि अगर ये मानवर कांसीराम साहब जब इनके बीच में नहीं थे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हमने इतना परेशान किया, कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म और अत्याचार किए गए, उसके बाद अगर ये उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं, तो ये दिल्ली में भी झंडा गाड़ सकते हैं। इस बात को विरोधी पार्टियों ने इस बात को समझते हुए पूरे देश की विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई और उसके बाद से बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने का इन्होंने षड्यंत्र किया। देश की सामंती ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग
मिलकर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। आप लोग जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, मैंने इन बातों को आपके बीच में इसलिए रखा है कि आज हमारे वो कार्यकर्ता हैं, हमें समय को देखना चाहिए। जब मानवर कांसीराम साहब ने जो जिम्मेदारी दी थी और कार्यकर्ताओं ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया था, तो आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिम्मेदारी दी है, बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को मानवर कांसीराम साहब ने, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दबे पिसे मजलूम समाज के, अब तो सब समाज के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। जिनका स्वाभिमान सम्मान जिनको अगर चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए अपना दिल और दरवाजा खोल के खड़ी है। आज सब समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको मानवर कांसीराम साहब तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर गए थे, और उसके बाद क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो आज कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी है, उसको तो मानवर कांसीराम साहब ही मार के गए। क्या कहा था मानवर कांसीराम साहब ने? कहा था हम तो इसको थोड़ा मारना चाह रहे हैं, ये धोखे में ज्यादा मर गई है। उन्होंने कहा था जब कांग्रेस पार्टी मरेगी तो हमारे पास संसाधन नहीं है, हम धीमी गति से बढ़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े संसाधन है, सारे उद्योगपति, सारे पूंजीपति मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिंदा कर लेंगे, जो अभी मरी हुई पड़ी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मरेगी तो कौन आएगा? बहुजन समाज पार्टी आएगी। ये समय आने वाला है, इसकी नींव कांसीराम साहब रख के गए थे। इसलिए एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो आने वाला समय है इनको सब लोगों ने देख लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। इनकी जितनी चोटें थी, इनके जितने हमले थे, क्योंकि पहला हमला जब होता है तो उससे सावधान होना मुश्किल होता है। गोली किधर से आए आप बच नहीं पाएंगे, और जब गोली चलने लगी है तब तो संभलने का मौका मिल जाएगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है, चाहे वो सेक्टर का पदाधिकारी है, चाहे वो बूथ का पदाधिकारी है, चाहे वो लंबे समय से जो काम कर रहा है, हमारे एक एक कार्यकर्ता का, चाहे भले ये टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सज के बैठते हो, रोज जितनी देर का डिबेट है, अगर आप टीवी देखें उस डिबेट के बीच में 3 बार सदरी बदल लेते हैं। कभी देखा? ग्रीन पावर लगा के आते हैं और ऐसे लगता है इतने जोर से बोलते हैं। कभी कांग्रेस के भी नेता इसी तरह से बोलते थे कि जब उनका जमाना था तब भी वो इस तरह से बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दम और घमंड में है। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं, जितने भी हमारे साथी यहां बैठे हैं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, आज के बाद नए साल में कल से ही मान लो आप, हर कार्यकर्ता जो भी हमारे जिम्मेदार साथी है, आपको गांव में लोग कहते बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगें नहीं हो रही, बहुजन समाज, कभी अशोक साहब कहते कि आप लोग सूचना नहीं देते, और लोग क्या कहते बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगें नहीं हो रही, जाने नेता क्या कर रहे हैं। अब उनको सूचना नहीं विचारों को, तो आपको क्या करना है? एक एक जिम्मेदार साथी जो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कैडर देते हैं, आपका कैडर कहां होना चाहिए? लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कैडर से बनी हुई पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी का कैडराइज वर्कर आज बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जो कैडर देने का काम करते हैं, वो सीख के कहां से गए? पूरे दुनिया में आपको पता है कि जितने भी आज संत महात्मा धर्मात्मा जो अपना अलग अलग चला रहे ना दुकान, ये कहां से सीखे? विपස්සना दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति है, जो पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं तथागत बुद्ध से विपස්සना की पद्धति सीखकर पूरी नहीं सीख पाए। पूरी कहां से सीख पाएंगे? जिसने इतनी भी सीख ली वो भी अपनी अलग दुकान खोले बैठा है, अमेरिका में जाके सिखाता है शांति कैसे मिलती है। अरे तुम्हें क्या पता है शांति कैसे मिलती है? तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो सिपाही हैं, आप बहुजन समाज पार्टी की बैठक में आ जाओ, पता चल जाएगा कि शांति कैसे मिलती है और क्रांति कैसे होती है। ये दोनों काम अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी का हमारा जामाज कार्यकर्ता कर सकता है। आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता को हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज के बाद जहां आप बैठक लगाएंगे, पिछली बार भी हम लोगों ने निवेदन किया था
और आज भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। ये बड़ी बैठ के हम लोगों ने अभी तय कर लिया, यही बैठ के आज से बंद, आज से अब आपको बुलाना बंद, अब आप हमें बुलाएंगे। अभी तक हम लोग बुलाते थे, अब जब तक चुनाव होगा ये कब तक बुलाएंगे? आप कहोगे अच्छा सरकार बन जाएगी तब भी जब आप बुलाएंगे। आज से ये तय हो गया है कि बैठक कौन रखेगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश के अलावा, माननीय बहन जी के निर्देश पर हम मंडल की बैठक भी कर सकते हैं, जिले की बैठक भी कर सकते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश के अलावा अब बैठक कौन करेगा? बैठक हमारा कार्यकर्ता करेगा। हम आपके बीच में आकर हम लोग मिलकर समाज को तैयार करेंगे। आप कहीं भी बैठक रख लो। और आप सुबह, अभी हम कह रहे थे ना, हमसे पहले सब लोग जग जाते हैं, क्योंकि हम ही लेट जगते हैं। जितने लोग इलाहाबाद के लोग तो बहुत जल्दी जग जाते हैं। जो जितनी जल्दी जग जाए, हम उनकी बात नहीं कर रहे, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो जिनको वास्तव में जग के समाज को जगाने की जरूरत, कुछ तो जग के तय कर लेते हैं हमें पूरे दिन समाज को अधिकार में ले जाना है। मतलब जगे, जैसे ही खुद जगे, उनका एजेंडा है कि हम जगने के बाद जब तक सोएंगे तब तक समाज को पूरे दिन सुलाने का काम करेंगे, अंधकार में ले जाने का काम करेंगे, पाखंडवाद में ले जाने का काम करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के एक एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम जगने के तुरंत बाद से हर दूसरे कार्यकर्ता को, समाज को जगाने का काम करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी एक एक कार्यकर्ता की है। कल से आप लोग नए साल में, हमारे ख्याल से नए साल में, नए साल का जश्न क्या होना चाहिए? नए साल का जश्न लोगों का अलग अलग होगा। अब कल हम ये तय करेंगे, कल हम देखेंगे कि हमारा एक एक कार्यकर्ता किस गांव में जाके समाज को जगाने का काम करता है। वहां से जब फोटो आप सेल्फी खींच के डालते हैं कि हम कोई तो पिकनिक की सेल्फी, पार्क की सेल्फी, पार्क की सेल्फी बना के डालते कि नहीं, बहुत अच्छा सपना बना के भेजते हैं। और हमें आपको क्या करना चाहिए? हमें आपको जिस गांव में, जिस गली में, मैं ये बात कह रहा था, जहां जिस गली में हमारे दबे पिसे मजलूम समाज के लोग हैं, जो हमें लगता है कि ये गुमराह हो गए, हमें लगता है ये सो रहे हैं, हमें लगता है जो समाज हमारा हमसे कट गया है, अगर ऐसा है, हो सकता हम लोग गुमराह। ये बात अभी तय नहीं हुई है, क्योंकि ये सामंतवादी लोग कहते हैं कि बहुजन समाज का जो अम्बेडकरवादी जो युवा था वो गुमराह हो गया। तो मैं सोचता हूं कि हम गुमराह लोगों को होना चाहिए। गुमराह कौन होता है? युवा कैसे गुमराह हो सकता है? क्योंकि युवा में तो क्रांति करने का जज्बा होता है। हम लोग भी युवा रहे हैं, कभी राजनीति में तो कभी बुढ़ापा नहीं आता है, लेकिन अगर उम्र से युवा मान लिया जाए तो जब हम लोग अपने को युवा मानते थे तो क्या मानते थे? क्रांति का जज्बा अगर होता है तो युवाओं में होता है। और अम्बेडकरवादी युवा, मेरा ये मानना है, अपना सर कटा सकता है लेकिन गुलामी सामंतवादियों की स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए वो गुमराह नहीं है। हम लोग उसके पास जब नहीं पहुंचते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये गुमराह हो गया। जिस समाज के पास हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, सोच रहे वो गुमराह हो गया। कोई गुमराह नहीं हो गया है। परम पूज्य संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सिपाही हैं वो गुमराह नहीं हो सकते हैं। हमें आपको एक एक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये जो 2021 का साल है, इस साल में गांव का भी प्रधान, गांव का भी राजा बनाना है और उत्तर प्रदेश का भी राजा बनाना है। तो सबसे पहले हमें गांव में आप लोग अगर निकल जाएंगे, छोटे मोटे विवाद हल कर लेंगे, छोटे मोटे गिले शिकवे हल कर लेंगे, तो गांव का जो पंचायत का जो राजा होगा वो भी बहुजन समाज पार्टी का होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार भी बहुजन समाज पार्टी होगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। आप सभी लोग इधर लंबे समय से बैठे, मैंने ज्यादा बोल दिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय